वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों पर यानी हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले भी ये प्रश्न हमने करा रखे हैं तो उन्हीं को 1 से 50 तक प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। पहला प्रश्न है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है? इसका उत्तर है नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया। पासांग लहामू शेरपा 22 अप्रैल 1993 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला बनी थी। नेपाल सरकार ने पासांग लहामू को राष्ट्रीय दिग्गज के रूप में घोषित किया है। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? फिजी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कोटोनिवेरे ने दिया था। यह सम्मान भारत फिजी के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। 3 अगस्त 2024 को किस नृत्यांगना का निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया 3 अगस्त 2024 को, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन 3 अगस्त 2024 को हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 को और वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं। 1968 में पद्मश्री से सम्मानित, सन 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनको। यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की अग्रणी शास्त्रीय नर्तकियों में से एक थीं। उन्होंने दशकों तक भारत में शास्त्रीय नृत्यों को प्रभावित किया है। उनका निधन हुआ अपोलो हॉस्पिटल में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की थी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 के पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया था? समापन समारोह की बात हो रही है। ये पेरिस वाले में बिम्स्टेक का लोगो कहाँ से आ गया यहाँ? इसका आंसर है मनु भाकर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर थी। तो श्रीजेश का तो नाम है नहीं समापन समारोह में, मनु भाकर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। देखिए, भारत सरकार ने 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में नई दिल्ली में अपना पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। इस सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य नेताओं ने भी भाग लिया था। रिलेटेड क्वेश्चन इससे क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे देखिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1977 में और बिम्स्टेक के सदस्य हैं यानी मेंबर्स कंट्री हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ना इसमें चीन है ना इसमें पाकिस्तान है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में। क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 अगस्त 2024 को किस देश के की प्रधानमंत्री का ने इस्तीफा दिया? शेख हसीना ने, बांग्लादेश की। देखिए, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और एक सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ गई। बांग्लादेश के खुशी मनाते प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और देश के सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। 7वां प्रश्न है। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की?
क्वाड में 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये हुई जापान में। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री 29 जुलाई 2024 को टोक्यो, जापान में एकत्र हुए और वैश्विक हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता, साझा सिद्धांतों और क्षमताओं की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, जुलाई की 29 तारीख दुनिया भर में इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाई जाती है, जिसका मकसद लोगों को टाइगर के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 की थीम कार्यवाही के लिए आह्वान। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय 28 जुलाई 2024 को फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड पिक्स का विजेता कौन घोषित किया गया? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला 1 कार रेस है ये। देखिए, लुइस हैमिल्टन को 2024 फार्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियम ग्रैंड पिक्स में जीत हासिल की उन्होंने। इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का फाइनल जीता? पहली बार जीता है। क्रिकेट का महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने पहली बार जीता है भारत को हराकर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन एशिया कप फाइनल श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को हराकर जीता। महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में 28 जुलाई को श्रीलंका ने इतिहास रचा और भारत को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप जीता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीता? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मनु भाकर ने 28 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी के साथ मनु ने ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 28 जुलाई 2024 को भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई? भारत और चीन तो हो नहीं सकता। बताइए, जापान है, संयुक्त अरब सऊदी अरब है, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर जापान? 28 जुलाई 2024 को भारत और सऊदी अरब के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई और इस बैठक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज हाल ही में भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के माध्यम से मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं? कई बार चर्चा हो चुकी है। कितने हैं? 83 नहीं, 85, 85 है। अगस्त 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। रामसर संधि ईरान के रामसर शहर में हुई थी और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के एक हिस्से के रूप में झारखंड के धनबाद में किस अभियान का उद्घाटन किया? वृक्षारोपण अभियान 2024, भूमि बचाओ अभियान 2024, वन बचाओ अभियान 2024, या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण अभियान 2024। देखिए, 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत झारखंड के धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का उद्घाटन किया।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर कर दिया है क्या? दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया इनको, विनय मोहन क्वात्रा को? 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स नियुक्त किया गया। 18वां प्रश्न है। 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 किस विषय के साथ मनाया गया? गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथ में है के साथ। देखिए, वर्ष 2024 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी गरीबी और असमानता का मुकाबला करना हमारे हाथों में है। यह थीम सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालती है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। मंडेला को शांति, स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। वे रंग भेद के कट्टर विरोधी थे तथा लोकतंत्र, शिक्षा और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस दिन को अहम बनाती है। 19वां प्रश्न है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ है? यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ है हाल ही में आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हाल ही में आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हुआ है। आइवरी कोस्ट इस अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है और यह 53वां देश है जो इस अभिसमय में शामिल हुआ है, यानी कुल मिलाकर 53 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और यह पहल साल 1993 से चली आ रही है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम याद रखिएगा, शांति के लिए जल का उपयोग करना, इंग्लिश में लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त नहीं है, पूछ रहा है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त है जयपुर को, श्रीनगर को हाल ही में प्राप्त किया गया, इसलिए न्यूज़ में प्रश्न मैसूर को प्राप्त है, वाराणसी को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस शहर को प्राप्त नहीं है? वाराणसी को प्राप्त नहीं है। देखिए, हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। इससे पहले जयपुर को 2015 में, मल्लपुरम को भी 2015 में और मैसूर को 2018 में विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो हाल ही में श्रीनगर को प्राप्त हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है, वाराणसी को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया, यानी साहित्य शहर? कोझिकोड, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। कोझिकोड को यह मान्यता यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत मिली है। कोझिकोड को दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें चेक गणराज्य का प्राग, इटली का मिलान, यूनाइटेड किंगडम का एडिनबर्ग, फ्रांस का अंगोले में, पाकिस्तान का लाहौर और इंडोनेशिया का जकार्ता शामिल है। पेरिस ओलंपिक 2024 के मशाल वाहक किसे चुना गया था? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? कर्नाटक सरकार। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है।
इस पहल को ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर शुरू किया गया है। ठीक है, इस पहल का मकसद गेमिंग और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है। कर्नाटक सरकार का नाम याद रखिएगा। यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। 24वां प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत। ठीक है, भारत सी में है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। साल 2023 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और यह उपलब्धि हासिल की। साल 2015 में भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था, लेकिन 23 में आ गया तीसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा में काम करने वाले थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत की 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादित हुई। 25वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कौन बना है? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल परमाणु उत्पादक जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। जीईपी का मतलब प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना। यह सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप है। 26वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है कहाँ पर? हरिद्वार में नहीं, लखनऊ में नहीं, नई दिल्ली में। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग पर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। यह घड़ी पृथ्वी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लक्ष्य को हासिल करने में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है, यह दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है। 28वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? कौन है ये? ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना या विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 100 साल या उससे ज़्यादा पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। यह है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में प्यूर्टो रिको में डेरियन क्रूज को हराकर कांस्य पदक जीता। कोई भी गोल्ड नहीं आया है पेरिस ओलंपिक में, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक में कई सारे गोल्ड आए भारत की तरफ से। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता? इन्होंने भी 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी। भारत के स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक। 31वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? देखिए, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को उनके स्वर्ण पदक मैच से पहले महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अधिक वजन के कारण पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जांच करने पर उनका जो वजन है वो 2 किलोग्राम अधिक था। 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेली वो। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? बहुत पीछे है।
71वें स्थान पर है। पहला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन है? चीन। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पर रहा और भारत ने इस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल विजेता खिलाड़ी और उनके द्वारा जीते गए मेडल पर एक बार देख लें हम। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता दूसरे दर्जे का पुरस्कार यानी सिल्वर मेडल। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुशाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पर। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल जीते 126 पदक, जिनमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 थे ब्रॉन्ज मेडल। चीन दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने कुल जीते 91 पदक, जिनमें से 40 स्वर्ण थे। 40-40 दोनों के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के भी थे और इसके भी थे, चीन के। 27 रजत थे, 24 कांस्य थे। भारत 71वें स्थान पर। 34वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? किसने? असम ने। आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की असम सरकार ने। ठीक है। और असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने मिलकर इस ऑनलाइन प्रणाली को विकसित किया है। यह प्रणाली मौजूदा मैनुअल बाढ़ नियंत्रण तंत्र की जगह लेगी। असम ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है असम का नाम। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित एक समारोह में दिया गया था? कैरोस को दिया गया है। उपन्यास का नाम है कैरोस और दिया गया ये लंदन में। लंदन में। देखिए, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को उनकी किताब कैरोस के लिए मिला है। यह पुरस्कार 21 मई 2024 को लंदन में एक आयोजित समारोह में दिया गया था। जेनी एर्पेनबेक इस पुरस्कार को पाने वाली या जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले पुरुष अनुवादक। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत पहला स्थान किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। INS तवर 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तवर 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? कहाँ गया ये? कहाँ गया था ये गया था जर्मनी। भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तवर 17 जुलाई 2024 को जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा था। यह 3 दिन की यात्रा पर था। 38वां प्रश्न है, 16-17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इटली में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सेन जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक ने वैश्विक व्यापार संबंधों एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा के एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ किया? हर वो चीज़ पहली इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। मॉरिशस। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे।
40वां प्रश्न है, 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने नई दिल्ली परिसर भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 73वां स्थापना दिवस, 70वां स्थापना दिवस, 65वां स्थापना दिवस या 55वां स्थापना दिवस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां स्थापना दिवस। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने 16 जुलाई 2024 को 73वां स्थापना दिवस मनाया। CSIR के बारे में और कुछ जानकारी हम देखें तो CSIR का फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यह भारत की अग्रणी अनुसंधान और विकास एजेंसी है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। CSIR के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 41वां प्रश्न है, 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मध्य प्रदेश का इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 14 जुलाई 2024 को एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा सर्वाधिक पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इस अभियान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी पौधे लगाए थे। इंदौर में पीपल, बरगद, नीम जैसी लंबी आयु के पौधों के साथ साथ अमरूद, करौंद, सीताफल, आंवला जैसे औषधि गुण वाले पौधे लगाए गए। 42वां प्रश्न, 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंडी मरे नहीं, रोजर फेडरर नहीं, राफेल नडाल नहीं, कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। 43वां प्रश्न है, 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? जेम्स एंडरसन फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 114 रन से हराया था। एंडरसन ने अपने करियर में 704 विकेट चटकाए हैं। वो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और एंडरसन ने 194 वनडे मैचों में 269 विकेट लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? तो सरकार गिर गई होगी। नेपाल। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। दहल इससे पहले 4 प्रयासों में विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार बहुमत के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा सके। वो विश्वास मत ना मिलने पर प्रचंड की सरकार गिर गई और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। 46वां प्रश्न है, 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने यानी वर्तमान सरकार ने यानी बीजेपी की सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 25 जून। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान तानाशाही सरकार के अत्याचारों का सामना किया था। इस दिन को मनाने का पीछे की वजह क्या है? 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों के संघर्ष को याद करना है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है,
विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम तो वर्तमान सरकार भी कर रही है पिछले 2 वर्षों से। ठीक है, ये काम इंदिरा गांधी ने भी किया था उस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2070 के दशक में, 60 के दशक में, 50 के दशक में, 40 के दशक में? वर्ष 2060 के दशक में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी वर्ष 2060 के दशक में 60 के दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंचेगी। रिपोर्ट कहती है कि भारत की आबादी 2024 में 1.45 अरब, 2054 में 1.69 अरब होगी और इसके बाद 2060 के दशक के मध्य में 1.7 अरब पहुंचने के बाद इसमें 12% की कमी आएगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का स्तर क्या होगा उस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। 47वां प्रश्न है, 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में यानी CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? मतलब जो अग्निवीर है, 4 साल सेवा कर चुका है सेना में, तो उसके लिए आरक्षण है 10% आरक्षण। ठीक है, 10% आरक्षण है, ना केवल CAPF में 10% आरक्षण जो अग्निवीर है उसके लिए, न केवल CAPF में बल्कि CISF में भी, SSB में भी, BSF में भी, RPF में भी और CRPF में भी। और तो और उसको उम्र सीमा में छूट मिलेगी, शारीरिक दक्षता में भी उसको छूट मिलेगी और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, पहले बैच के उम्मीदवार को 5 साल का एज रिलैक्सेशन। 48वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह पूछ रहा है। शरद कमल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल थे। राष्ट्रमंडल खेलों के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। तो ये सब याद रखेगा, समापन समारोह में कौन है, उद्घाटन समारोह में कौन है, मशाल किसने उठाई। 49वां प्रश्न है, 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। 9 जुलाई 2024 को प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। 50वां प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार 8 जुलाई 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया। कुछ महीनों पहले मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पहला कौन सा है फिर? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। ये 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनका हमने किया क्विक रिवीजन। नेक्स्ट टेस्ट में 50 और करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं।